Good morning, dear student. Today's topic is respiratory volume and capacities. Respiratory volume कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या कैपेसिटीज़ होती हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। सबसे पहले बात करेंगे टाइटल वॉल्यूम, जिसको टीवी से डिनोट किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml, और ये लगभग कितनी होती है? 500 ml के बराबर होती है। यानी कि 500 ml एयर को हम क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान। दैट इज़ अ हेल्थी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 8,000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। हमने पढ़ा था कि जो एक नॉर्मल पीपल होता है वो लगभग 1 मिनट के अंदर 16 से 18 बार क्या करते हैं? ब्रीथिंग की प्रोसेस को करता है। तो लगभग 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट में क्या की जाती है? या तो इंस्पायर की जाती है या फिर एक्सपायर की जाती है। तो ये क्या कहलाता है? ये टाइडल वॉल्यूम या फिर नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन बोला जाता है। अगला आता है इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इंस्पायरेटरी है तो जो हम इसको इंस्पायर से रिलेटेड करते हैं, और ये क्या है? ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, यानी कि ज़्यादा। जब एक कोई पर्सन फोर्सेबल इंस्पायरेशन करते हैं, यानी कि जोर ज़बरदस्ती के साथ जब वो सांस को अंदर लेते हैं, दिस एवरेजेस 2,500 ml टू 3,000 ml। तो हम जब फोर्सेबल इंस्पायरेशन करते हैं तो उस दौरान हम लगभग जो एयर का वॉल्यूम अंदर लेते हैं वो कितना होता है? 2500 से 3,000 ml के बराबर होता है। इसे क्या बोला जाता है? इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, IVR से इसे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्सपायरेटरी यानी कि एक्सपायरेशन से रिलेटेड है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन। फोर्सेबल एक्सपायरेशन के दौरान जब कोई पर्सन एयर को बाहर निकालता है तो वो क्या कहलाता है? उसका एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम कहलाता है। दिस एवरेजेस 1,000 ml टू 1,100 ml। ये लगभग इतने अमाउंट में एयर को हम फोर्सफुली क्या करते हैं? बाहर निकाल पाते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पर हमने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, ये नॉर्मल कंडीशन के दौरान हम इतनी 500 ml को क्या करते हैं? या तो इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं। और इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम के अंदर या फिर एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम के अंदर हम क्या करते हैं? हम फोर्सेबल इंस्पायरेशन करते हैं या फिर फोर्सेबल एक्सपायरेशन करते हैं। और दोनों में जो एयर का वॉल्यूम है वो उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। हम ज़्यादा अमाउंट में एयर को अंदर ले पाते हैं, लेकिन हम छोड़ते केवल कम अमाउंट में हैं। हालांकि ये टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन। फोर्सेबल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जितने अमाउंट में एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है उसे ही क्या बोला जाता है? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। दिस एवरेजेस 1,100 ml टू 1,200 ml। तो 1100 से 1200 ml का ये एवरेज वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद भी बचा हुआ रहता है। बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव, वन कैन डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी various pulmonary capacities which can be used in a clinical diagnosis। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के दौरान हम क्या करते हैं? एक से ज़्यादा जो वॉल्यूम है उनको आपस में जोड़ करके पल्मोनरी कैपेसिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। वॉल्यूम जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और रेसिड्यूअल
वॉल्यूम। अब हम कैपेसिटीज़ की बात करेंगे। कैपेसिटी के अंदर सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो पर्सन जितनी अमाउंट, टोटल अमाउंट या टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर पाता है, उसे क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोला जाता है। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। तो ये दो चीज़ों के मिलने से बना हुआ होता है। एक तो टाइडल वॉल्यूम यानी कि जो हम नॉर्मल अमाउंट में इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर पाते हैं वो, और प्लस इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम यानी कि हम जब फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तो उन दोनों कैपेसिटीज़ को मिला करके क्या बनता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है। दूसरा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इसी से डिनोट किया जाता है। ये होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो वॉल्यूम एक पर्सन एक्सपायर करता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यहाँ पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बड़ा फर्स्ट में, ये एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है वो होता है। और जो एक्सपायरेटरी है वो क्या है? वो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितनी अमाउंट में कोई पर्सन एयर को एक्सपायर करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। यहाँ पर टीवी और आईआरवी था, आप यहाँ पर देख सकते हैं टीवी और आईआरवी, और यहाँ पर टीवी और ईआरवी है, दोनों में अंतर है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैपेसिटी होती है वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर रिमेन रहता है, बचा हुआ रहता है, उसको क्या बोला जाता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोला जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ईवीआर एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम और आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी जिसको वीसी से डिनोट किया जाता है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन। जब कोई पर्सन फोर्सेबल एक्सपायरेशन करता है यानी कि ज़बरदस्ती सांस को बाहर की ओर छोड़ता है, उसके बाद वो कितने मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को ब्रीथ कर पाता है, अंदर की ओर ले पाता है, इसको क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और दिस इंक्लूड ईवीआर, टीवी और आईवीआर। ईवीआर एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम, और आईवीआर क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर द फोर्स फोर्स फोर्स्ड इंस्पायरेशन। यानी कि या तो ये होता है जब हम फोर्सेबल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद जितनी अमाउंट में ब्रीथ कर सकता है मैक्सिमम वॉल्यूम, या फिर एक फोर्सेबल इंस्पायरेशन के बाद जब कोई पर्सन क्या करते हैं? ब्रीथ आउट करते हैं, वहाँ पर ब्रीथ इन करते हैं और यहाँ पर ब्रीथ आउट, यानी कि दोनों कंडीशंस में फोर्सेबल एक्सपायरेशन या फिर फोर्सेबल इंस्पायरेशन के बाद जितना अमाउंट में ब्रीथ इन या फिर ब्रीथ आउट होता है उसको हम वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। और इसमें तीन चीज़ें होती हैं, ईवीआर, टीवी और आईआरवी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी होती है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन अ लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। एक फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट होता है हमारे लंग्स के अंदर उसी को क्या बोला जाता है? टोटल लंग कैपेसिटी बोला जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? रिवर्स वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, या फिर इसको वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम का प्लस भी माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज हमारे लंग्स से जो हमारी पॉल्मोनरी वेन्स हैं उनमें कैसे होता है?
एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे जो प्राइमरी साइट है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कौन सी होती है? एल्वियोली होती है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। इसके अलावा जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर भी होता है? ब्लड और टिश्यू में। यानी कि जब एल्वियोली से गैसेस का ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व होकर के डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन के पास जाती है, तो वो उससे पहले ब्लड और टिश्यू के बीच में भी क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। या इन साइटों में कौन कौन सी साइट में? एल्वियोली ओलर साइट में और टिश्यू और ब्लड वाले कनेक्टिंग लिंक में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है? एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। और एक इस पर डिपेंड रहता है प्रेशर पे या फिर कंसनट्रेशन पे। किस चीज़ का कंसनट्रेशन ज़्यादा है इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इवॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसके अलावा जो गैसेस का एक्सचेंज है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जो गैस हैं उनकी सॉलिबिलिटी क्या है, और इसके अलावा जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कितनी है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्ट करता है। यानी कि अगर ज़्यादा अमाउंट में सॉलिबिलिटी है गैसेस की तो वो क्या करेंगी? आसानी से एक्सचेंज हो जाएंगी। और अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा? डिफ्यूजन कम रेट से के साथ होगा। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इज इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जाता है किसी भी गैस के द्वारा, चाहे O2 की अगर हम बात करें या फिर CO2 की अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ गैसेस में, तो वो क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम इसे डिनोट करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर and the two side of diffusion are given in table 7.1 and in figure 17.3. The data given in the table clearly indicate a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Similarly, a gradient is present for CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों चीज़ों के लिए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या रहता है? PCO2 प्रेजेंट रहता है। थोड़ा इस टेबल की हेल्प से हम पार्शियल प्रेशर यहाँ पर दिया गया है इन mmHg यानी कि मिलीमीटर Hg में फॉर ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट इवॉल्व इन डिफ्यूजन इन कंपेरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। तो रेस्पिरेटरी गैस में O2 का जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कितना पार्शियल प्रेशर रहता है? ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, लगभग 159 mmHg का प्रेशर रहता है। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ पर किस चीज़ का प्रेशर हाई रहता है? O2 का प्रेशर हाई रहता है। और CO2 का कितना है? मात्र 0.3 mmHg। अगर हम एल्वियोलर साइड की बात करें तो एल्वियोलर साइड वो साइड होती है जो क्या करती है? जो गैस को हमारे ब्लड में डिसॉल्व करने का काम करती है। तो यहाँ पर भी जो PO2 है वो कितना रहता है? 104 रहता है। और CO2 का यहाँ पर लेवल, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड है वो CO2 को कैरी बैक करती है, तो थोड़ा उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। कितना रहता है? 40 mmHg के बराबर। इसके बाद जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वहाँ पर, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जहाँ पर CO2 का लेवल ज़्यादा है, ऐसा ब्लड जो कहाँ से आ रहा है? जो टिश्यू और सेल से आ रहे हैं, उनमें जो
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है 45 mmHg की बराबर। और ऐसा ब्लड जो अभी जा रहा है एल्वियोलर साइड से जो जा रहा है टिश्यू और सेल्स के पास, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर कम रहता है। यानी कि हम बात करें उस ब्लड की जो अब जाने वाला है एल्वियोलर से टिश्यूज़ की ओर, वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम रहता है। अगर हम टिश्यू की बात करें, टिश्यू ऐसी साइड है जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एल्वियोलर से जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं उनके द्वारा जो एयर आ रही है उनमें जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो 40 रहता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू के पास क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि टिश्यू के अंदर डिफरेंट कैटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा CO2 का फॉर्मेशन होता है और वो CO2 क्या रहती है वहाँ पर हाई अमाउंट में रहती है। यानी कि CO2 का कंसनट्रेशन वहाँ पर हाई रहता है टिश्यू के पास में। तो पार्शियल प्रेशर से आपका मतलब आप लोग समझ गए होंगे दो गैसेस में किस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा है। एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है और अगर हम टिश्यू की साइड में अगर हम देखें तो टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा होता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।